हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, खैरियत से हैं। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉट नेट ब्लेज़र के ऊपर। काफ़ी अरसे से मैं ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करना तो चाहता था, लेकिन इसको थोड़ा सा लेट स्टार्ट करने की रीज़न ये थी कि मुझे कुछ ब्लॉग्स, कुछ आर्टिकल्स वगैरह जो कि प्रोग्रामिंग के हवाले से मैं पढ़ता रहता हूँ, उनको पढ़ के मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कुछ अरसे के अंदर ब्लेज़र, जो डॉट नेट ब्लेज़र का प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, डॉट नेट की तरफ से, उसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। तो जब मुझे ये खबर मिली तो उस वक्त मैंने फिर इसके ऊपर अपनी प्लेलिस्ट बनाने का प्रोग्राम थोड़ा सा डिले कर दिया। मैंने कहा कि जो तब्दीलियाँ आने वाली हैं वो आ चुके हैं और स्टेबल लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो उसके बाद हम इसके ऊपर कोई प्लेलिस्ट वगैरह बनाना शुरू करें। क्योंकि अदरवाइज़ मैं अगर इससे पहले प्लेलिस्ट बना लेता तो और मेरे प्लेलिस्ट कंप्लीट होने तक डॉट नेट 8 लॉन्च होता और उसके साथ इसके अंदर सारा का सारा इनका सिस्टम चेंज हो जाता, तो फिर आप लोगों को उस प्लेलिस्ट को फॉलो करने में न्यू चेंजेस के साथ प्रॉब्लम होती। तो अब जब मैं ये प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो जो तब्दीलियाँ आने वाली थी वो आ चुकी हैं और डॉट नेट 8 जो है वो लॉन्च हो चुका है, बल्कि अब तो उसको लॉन्च हुए हुए कुछ टाइम भी गुजर चुका है। तो अब हम डॉट नेट 8 के साथ और वो लेटेस्ट चेंजिंग्स जो कि बहुत अच्छी हैं उनके साथ ब्लेज़र सीखना शुरू करेंगे। तो इस कोर्स के अंदर आप सिर्फ ब्लेज़र ही नहीं बल्कि एपीआईज़ के कंसेप्ट भी सीखेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के भी कंसेप्ट सीखेंगे, ये क्या चीज़ें होती हैं ये भी सीखेंगे। तो ब्लेज़र के अलावा भी आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपने इस प्लेलिस्ट को शुरू से लेकर एंड तक कोशिश करना है कि प्रॉपर वे के अंदर फॉलो करें। जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डॉट नेट ब्लेज़र बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। जब हम फ्रंट एंड की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है आपके पास जो मेजर पार्ट है वो HTML और CSS पे बेस कर रहा होता है। समटाइम जावास्क्रिप्ट भी ऐड होती है, लेकिन अभी हम उसको माइनस करके बात करेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट ना भी हो तो आप एक कंप्लीट फ्रंट एंड तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जब फ्रंट एंड हो चुका तो जब हम बैक एंड की तरफ आते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चल रही होती हैं जो कि वेबसाइट का बैक एंड तैयार करती हैं। उनके अंदर पाइथन, C#, PHP और जावास्क्रिप्ट भी है और ये तमाम लैंग्वेजेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि वेब डेवलपमेंट करती हैं, ये किसी ना किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करके उस फ्रेमवर्क के अंदर चल के तो वेब एप्स आपकी या फिर वेब डेवलपमेंट को पॉसिबल बनाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम PHP की बात करें तो उसके अंदर आपके पास कोडिंगनेटर, लैरावेल जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम फ्रेमवर्क्स भी कहते हैं, जिसके ऊपर PHP चल के तो आपकी वेब बना रही होती है। आल दो के PHP के थ्रू आप प्लान PHP या सिंपल PHP के थ्रू कोई फ्रेमवर्क फॉलो ना करके भी वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर हम PHP को छोड़ के आगे पाइथन की तरफ आते हैं तो इसी तरीके से पाइथन के अंदर भी आपके पास डिफरेंट किस्म के फ्रेमवर्क्स हैं जिनमें पाइथन लैंग्वेज चल के आपकी वेब ऐप डेवलपमेंट को पॉसिबल बनाती है पाइथन, जैसे कि आपके पास फ्लास्क है, जेंगो है। इसी तरीके से जब हम डॉट नेट की दुनिया में C# लैंग्वेज की तरफ आते हैं तो C# के पास भी डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं जिन पे चल के C# वेब डेवलपमेंट पॉसिबल बनाती है। अब उसके अंदर से अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाए, हाल दो के इतना पीछे जाना लाजमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके कंसेप्ट को बेहतर तरीके से क्लियर करने के लिए बताता चलूँ कि सबसे पहले तो आपके पास जो है ना वेब फॉर्म्स की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी डॉट नेट के अंदर, जो कि C# को या फिर विजुअल बेसिक को यूज़ करके काम करती थी और उसमें हम वेब फॉर्म्स बनाते थे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके बटन्स बनाना, उन पर डबल क्लिक करके उसके बैक एंड पे जाके कोड में जाके अपनी C# या विजुअल बेसिक की कोडिंग करना एंड सो ऑन, उस तरीके से चला जाता था। फिर वेब फॉर्म्स का जो फ्रेमवर्क था, जो दुनिया थी, उसको ख़त्म कर दिया गया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, अब वो इस्तेमाल नहीं होती। उसके बाद आपके पास MVC का कंसेप्ट आया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला, इनफैक्ट चला नहीं अभी भी चल रहा है, APIs के लेवल पे आज भी उनको इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम मॉडल व्यू कंट्रोलर का कंसेप्ट कहते हैं। फिर लेकिन आपकी जो वेब डेवलपमेंट थी वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं रेज़र पेजेस के कंसेप्ट, यानी कि एक नया फ्रेमवर्क भी मौजूद था, उसकी तरफ जो है स्विच होना शुरू हो गई। रेज़र पेजेस आज भी इस्तेमाल होते हैं। फिर रेज़र पेजेस के बाद एक नया ट्रेंड आना शुरू हो गया डॉट नेट की दुनिया में, एक नया फ्रेमवर्क आना शुरू हो गया जिसको नाम दे दिया गया ब्लेज़र। अब ब्लेज़र का क्या कंसेप्ट था? बेसिकली कहीं रेज़र पेजेस चला करते थे, फिर रेज़र पेजेस को ब्राउज़र में चलाया गया और ब्राउज़र और रेज़र को मिला के ब्लेज़र बना दिया गया। कुछ इस किस्म की कहानी है। अब जो ब्लेज़र
प्लेटफॉर्म है ये बाकियों से कैसे चेंज है। ये तो हो गई थोड़ी सी बात। अब इस बात से ये तो हमें क्लियर हो गया कि HTML CSS से फ्रंट एंड बनता है, कोडिंग होती है C# में क्योंकि .NET की दुनिया है, और फ्रेमवर्क जो यूज़ होता है वो ब्लेज़र है। तो ब्लेज़र इतना ट्रेंडिंग क्यों है, इसमें क्या ख़ास बात है, ये बाकियों से कैसे अलग है। अच्छा, सबसे पहले अगर सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं तो ये बाकियों से ऐसे अलग है कि इसने C# के हवाले वो तमाम काम भी कर दिए हैं जो कि इससे पहले किसी भी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए आपको वो तमाम काम जावास्क्रिप्ट से कराने पड़ते थे। अब उस जावास्क्रिप्ट को आप बाईपास करके बाकी सारे काम भी C# से ही कर रहे हैं। तो ये एक मेजर चेंज है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लेज़र कैसे डिफरेंट है बाकियों से। ब्लेज़र ऐसे डिफरेंट है कि ब्लेज़र के ऊपर जो वेबसाइट बनती हैं या फिर जो वेब एप्लीकेशंस बनती हैं ये इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस होती हैं। अब आपको ये समझना लाजमी है कि एक इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन किसको कहते हैं, तो मैं उसके हवाले से थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। बेसिकली इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन को समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल वेबसाइट कैसे काम कर रही होती है, फिर उसके बाद उसके कंपैरिजन में मैं आपको इंटरैक्टिव एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। अगर आप एक नॉर्मल वेबसाइट को ओपन करते हैं और उसके ऊपर जब आप कोई बटन देखते हैं, नॉर्मल वेबसाइट मीन्स ये कि जो आपकी नॉर्मल वेज के अंदर बनी हुई होती हैं। इस वक्त तक हम फेसबुक वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, उनको माइंड में ना लीजिएगा, किसी हद तक वो भी अब बल्कि मोस्ट ऑफ दी सोशल प्लेटफॉर्म जो है वो इंटरेक्टिव हो चुके हैं। तो जो नॉर्मल वेबसाइट, किसी बिजनेस की वेबसाइट, किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज की वेबसाइट, इस किस्म की कोई भी वेबसाइट, जब आप इन वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो आप इसके अंदर बटन्स देख रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के। फिर जब आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस क्लिक करने के बाद आपके ब्राउज़र में वो पूरा का पूरा पेज, आपका पूरा का पूरा ब्राउज़र एक रिफ़्रेश लेता है और उसके अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा पहले वाला पेज जाता है, फिर नया पेज आके मुकम्मल तौर पे लोड होता है। यानी कि अगर आप किसी भी बटन पे वहाँ पर मौजूद, अपनी वेबसाइट पर मौजूद बटन पे क्लिक करते हैं तो उस क्लिक के ऊपर आपकी पूरी की पूरी साइट जो है वो एक रिफ़्रेश लेती है, और रिफ़्रेश लेने के बाद जब साइट आपके सामने आती है तो वो काम हो चुका होता है जो कि उस बटन के प्रेस होने पे होना चाहिए था। मैं आपके सामने अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को ओपन करता हूँ। जैसे कि ये हमारे मकबूल कोर्सेज़ इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम अपने पेड कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं, वो साइट ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर लिस्टेड बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि उनमें से किसी के भी आसपास मौजूद बटन पे क्लिक करता हूँ। लेट्स से ये एक बटन है कोर्स डिटेल्स का, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपने ये जो जहाँ मेरा माउस का कर्सर है इस एरिए को नोट करना है। मेरा पूरा का पूरा पेज एक रिफ़्रेश लेगा और उसके बाद वहाँ पे जाएगा। ये देखें अभी तक स्टिल रिफ़्रेश चल रहा था और उसके बाद मैं यहाँ पे आ पाया हूँ। इसी तरीके से मैं अगर बैक जाके किसी भी बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पूरा का पूरा एक रिफ़्रेश मिलेगा, एक आप रिफ़्रेश कह लें या पूरी की पूरी एक लोडिंग का प्रोसेस चलेगा। मैं सादा से सादा लफ्ज़ों में बताना चाहता हूँ तो, और वो लोडिंग का जो पूरा प्रोसेस चलेगा उसके बाद आपको वो एक्शन परफॉर्म हुआ हुआ नज़र आएगा जिस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपने बटन दबाया। तो बेसिकली आपकी ट्रेडिशनल साइट्स जो है इस तरीके से चला करती थी। तो अब ये सिस्टम तो हमें समझ आ गया, लेकिन अब इससे आगे हमारा ब्लेज़र इसके बरक्स कैसे चेंज है। अब ब्लेज़र के अंदर होता क्या है कि अब अगर आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करते हैं और आप उसके ऊपर क्लिक करके जो एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे होते हैं उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपका पूरा का पूरा पेज दोबारा से लोड नहीं होता, और जो आपका पेज खुला होता है वहीं पे इंस्टेंटली बटन दबाते ही आपको उस एक्शन का जो रिएक्शन होता है वो वहाँ पे नज़र आ जाता है। जो ये चीज़ हो रही है इसको हम जब किसी पेज के ऊपर ये चीज़ होती हुई नज़र आए कि आपके बटन दबाने के बाद पेज दोबारा से लोड हुए बगैर ही आपको आपका रिज़ल्ट वापस वहीं पे शो कर दे, तो हम इसको कहते हैं कि ये इंटरैक्टिव पेज है। अब ब्लेज़र ने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया C# के थ्रू। इससे पहले भी ये चीज़ पॉसिबल थी लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, लेकिन ब्लेज़र ने ये C# के थ्रू पॉसिबल बनाकर आपको दूसरी लैंग्वेज की तरफ जाने से आपकी जान छुड़ा दी। मिसाल के तौर पे अगर मैं PHP में काम कर रहा हूँ और मैं कहीं पे अपने प्लेटफॉर्म को, अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ तो मुझे PHP छोड़ के वहाँ पर जावास्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। यानी कि PHP के साथ साथ मुझे जावा भी आना चाहिए, लाजमी है। इसी तरीके से
बाकी लैंग्वेजेस के साथ भी ये प्रॉब्लम थी। लेकिन सी शार्प ने क्या कहा कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप हमारे ही प्लेटफॉर्म पे रहें, हमारी ही लैंग्वेज पे रहें और अपना काम करें, आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम छोटा सा इसका डेमो देखते हैं और उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि ये हो क्यों पा रहा है, ये जो चीज़ है कि किस तरीके से, जब ये पहले ये चीज़ नहीं थी तो क्यों नहीं थी, और अब अगर ये चीज़ है तो ये कैसे काम करती है। तो डेमो की तरफ चलने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने पास अपना विजुअल स्टूडियो खोलता हूँ और विजुअल स्टूडियो के ऊपर आपके सामने एक न्यू ऐप बनाता हूँ और मैंने क्रिएट अ न्यू ऐप के ऊपर जो है क्लिक कर दिया न्यू प्रोजेक्ट के लिए, और ब्लेज़र वेब असेंबली स्टैंड अलोन ऐप, यहाँ पे बहुत सारे ब्लेज़र के टेम्पलेट्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने स्टैंड अलोन ऐप क्यों चूज़ किया और डिफरेंट टेम्पलेट्स में और इसमें क्या फ़र्क है ये बाद में हम देखेंगे। यहाँ पर मैं इसका कोई भी नाम दे देता हूँ, ब्लेज़र फॉर यूट्यूब, और उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। और अभी मैं प्रोग्रेसिव वेब ऐप क्यों ख़त्म कर रहा हूँ, इसको आप छोड़ दें, बस मैं कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त हमारा समझने की ज़रूरत कुछ और है हमें। ओके, सो मैंने इसको क्रिएट कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लेगी ये ऐप क्रिएट हो जाए, लोड हो जाए, उसके बाद हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके जी, सो अब ये ऐप जो है रेडी हो चुकी है, यानी कि प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करके अपनी जो ऐप है उसको मैं अपनी फ़र्स्ट ऐप को रन करता हूँ और उसके बाद मैं आपको उसकी डिटेल जाके समझाता हूँ। फर्स्ट टाइम जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है रन करने में। जब आपका ये प्रोजेक्ट आपका एक दो दफ़ा रन हो चुका होगा और आप इस पर फ्रिक्वेंटली काम कर रहे होंगे, बार बार रन कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा जितना अभी ले रहा है। लेकिन जब आप कोई भी प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो में क्रिएट करते हैं और फर्स्ट टाइम चलाते हैं तो वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, ये उसका नॉर्मल बिहेवियर है। ओके, सो अब मेरी ये एक ऐप जो है वो लोड होके ब्लेज़र फॉर यूट्यूब के नाम से जो मैंने बनाई थी वो लोड हो गई है और 100% लोडिंग पे आ चुकी है, और अभी थोड़ी देर के बाद मुझे पेज भी नज़र आ जाएगा इसका। ये देखें जी, अब यहाँ पर मेरे सामने इसके पेज आ गए डिफरेंट। अब मैं होम और होम से काउंटर और काउंटर से वेदर, मेरे पास 3 डिफरेंट पेज हैं और मैं इन तीनों के ऊपर स्विचिंग कर रहा हूँ। अगर आप ऊपर टॉप पे गौर करें तो कभी भी एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जाते हुए मेरा पेज रिफ्रेश नहीं ले रहा, यानी कि मैं एक ही जगह खड़े हुए काम कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मैं काउंटर के ऊपर आता हूँ और ये ऊपर हेडिंग लिखी हुई है काउंटर, फिर ये एक पैराग्राफ का टैग होगा शायद HTML में, फिर उसके बाद बूट स्ट्रैप को इस्तेमाल करते हुए एक बटन बना के क्लिक में लिख दिया गया। अब मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो पेज रिफ्रेश हुए बगैर काउंटर के अंदर एक ऐड हो गया, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट लग गया। अब मैं अगर इसके ऊपर बार बार भी फ्रिक्वेंटली क्लिक किए जा रहा हूँ तो ये बड़ा सीक्वेंस के अंदर जो है नंबर उसके अंदर ऐड किए जा रहा है। तो अब आप ये देखें कि अगर कोई नॉर्मल वेबसाइट होती तो मैं जब भी इसके ऊपर क्लिक करता तो हर दफ़ा क्लिक होने पे पेज रीलोड होता और रीलोड होने के बाद शायद यहाँ पे वैल्यू आती, और ये चीज़ वहाँ पे करने के लिए काफ़ी मुश्किल होती क्योंकि हर रीलोड पे वेरिएबल अपनी पुरानी स्टेट को खो देता, उसके अंदर पहले से जो चीज़ें सेफ हैं वो ज़ाया हो जाती शायद। ठीक हो गया, तो देखें किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। एक दफ़ा एप्लीकेशन खुलने में थोड़ा सा टाइम लगा, लोडिंग लिखा हुआ आया, जब वो 100% लोड हो गई तो अब उसके बाद मैं बिल्कुल इस तरीके से इस ऐप को चला रहा हूँ, इसके ऐप के बटनों से फ़ायदा उठा रहा हूँ जिस तरीके से आपका एक नॉर्मल आपके कंप्यूटर पे चलता हुआ सॉफ्टवेयर होता है। बस फ़र्क इतना है कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि ब्राउज़र के अंदर चल रहा है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये आपके नॉर्मल सॉफ्टवेयर से अच्छा है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर अगर आप बनाएंगे तो विंडोज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाएंगे तो वो मैक पे नहीं चलेगा, मैक के लिए बनाएंगे तो विंडोज़ पे नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि ब्राउज़र पे चलता है तो आपकी टेंशन ही खत्म हो गई, क्योंकि ब्राउज़र मैक, विंडोज़, लिनक्स हर किसी पे चलता है। दैट मीन्स कि आपका सॉफ्टवेयर हर प्लेटफॉर्म के लिए रेडी हो चुका है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि हो कैसे रहा है। मीन्स ये कि वो पहले वाली क्या रीज़न थी कि जब आप किसी बटन पे क्लिक करते थे तो पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश लेता था और उसके बाद आपका एक्शन का रिएक्शन नज़र आता था, और यहाँ पे विदाउट एनी काइंड ऑफ रिफ्रेश आपका बटन के क्लिक करते ही, एक्शन परफॉर्म करते ही और उसका रिएक्शन नज़र आ जाता है और एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए भी इवन के कोई लोडिंग नहीं हो रही। ये कैसे हो रहा है, अब मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, जो आपके पुराने जो फ्रेमवर्क्स हैं, जो कि पुराने तो नहीं कह सकते, आज भी यूज़ में है, लेकिन जो ब्लेज़र के अलावा जो फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि हमने रेजर पेजेस,
MVC या फिर दूसरे या फ्लास्क, इनकी जो बात की, इसमें होता क्या है कि जब आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो बटन आपके सामने होता है, वो HTML, CSS या फिर कहीं कुछ थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट के इस्तेमाल से किसी तरीके से फ्रंट एंड पे आपके सामने बटन रख दिया जाता है, और उसके ऊपर, बटन के ऊपर जब क्लिक होता है तो वो बटन क्लिक के बाद अपनी कमांड भेजता है सर्वर के ऊपर, वो सर्वर जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है। फिर वो जो सर्वर होता है वो वहाँ से उस बटन को डिटेक्ट करता है कि बेसिकली एक बटन दबा के वो बंदा क्या अचीव करना चाह रहा है, और फिर वो जो रिस्पांस होता है वो सर्वर वापस भेजता है। इन बिटवीन आपका पेज दोबारा से लोड हो रहा होता है। फिर जब वो रिस्पांस सर्वर की तरफ से वापस ब्राउज़र तक पहुंच जाता है तो उसके बाद वो आपको पेज पे नज़र आता है। और यही साइकिल हर जगह पे, हर बटन पे क्लिक करने पे चलता है। हर एक बटन पे क्लिक करने पे आपके ब्राउज़र की तरफ से एक कमांड सर्वर को जाती है, सर्वर की तरफ से वो कमांड की बेस पे पेज को रिफ़्रेश करके आपका रिएक्शन आपको दिखाया जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बार बार आपको हर एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए इंटरनेट की अच्छी स्पीड चाहिए, वरना जहाँ पे स्पीड डाउन हुई वहाँ पे साइट की लोडिंग स्लो हो गई। ये बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप कंटिन्यूसली सर्वर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किए जा रहे हो और अच्छी खासी लोडेड वे में इस्तेमाल कर रहे हो। हर एक पेज को, हर एक बटन को दबाने के ऊपर पूरा का पूरा सर्वर आपको पूरा का पूरा कमांड दोबारा भेज रहा है और आपकी साइट को रिफ़्रेश कर रहा है, तो सर्वर के रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए भी फिर एक्सपेंसिव होता चला जाता है। अच्छा, इससे क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप अपनी वेबसाइट का नाम टॉप पे लिखते हो ब्लेज़र के अंदर, तो टॉप पे URL बार में जैसे आप अपना इसका नाम लिख कर तो इंटर का बटन दबाते हो तो सीधी सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, जैसे कि नॉर्मल वे में जाया करती है। सर्वर उस रिक्वेस्ट की बेस के ऊपर एक ही दफ़ा पूरी की पूरी साइट को उठाकर डाउनलोड कर देता है आपके ब्राउज़र के अंदर, और ब्राउज़र को कहता है कि तुमने ये साइट मांगी थी, ये लो पूरी साइट मैंने तुम्हें दे दी, और अब साइट पूरी की पूरी तुम्हारे पड़ी हुई है किसके अंदर, ब्राउज़र के अंदर, और इसको अब आराम से वहीं पे रख के चलाओ, बार बार मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्राउज़र क्या करता है कि अब साइट तो पूरी ब्राउज़र के पास है, इंटरनेट से ताल्लुक कोई नहीं, सर्वर से ताल्लुक कोई नहीं, एक ही दफ़ा डाउनलोड होकर आ चुकी थी, तो अब यहाँ से विदाउट एनी काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग आपके सारे के सारे काम चल रहे हैं। यानी कि आपका सारा का सारा HTML CSS तो चलो ब्राउज़र तक आता ही आता है, लेकिन नॉर्मल वेबसाइट में HTML CSS तो ब्राउज़र तक आता है, लेकिन जो C#, PHP, पाइथन में लिखा हुआ कोड होता है वो सर्वर पे रहता है। HTML CSS कमांड भेजते हैं सर्वर को, सर्वर उस कमांड के बरक्स आपका लिखा हुआ पाइथन या C# का कोड अपने पास रख के उसको रन करता है, और जो वापस उसका रिटर्न बन रहा होता है उसकी दोबारा से HTML बना के आपके ब्राउज़र तक भेज रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ये कहानी सारी उलट पुलट हो जाती है। यहाँ पे HTML CSS तो आपके पास आती है, साथ ही साथ आपका C# का कोड भी सारा आपके ब्राउज़र में आ जाता है अब, और आपका काम सारा का सारा सही से चलने लग जाता है। इसके नुकसान भी तो कोई होंगे। इसका पहला नुकसान ये है कि इनिशियल टाइम, लोडिंग टाइम आपको चाहिए होता है इनिशियली आपकी साइट को लोड होने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा थोड़ा सा। खैर चलो, अगर स्पीड अच्छी है तो एक ही दफ़ा का है। उसके बाद आगे क्या, उसके बाद आगे ये है कि अगर आपने किसी किस्म का कोई सेंसिटिव कोड लिखा है, आपने अपनी C# को यूज़ करके कोई अपना कोई ज़बरदस्त सा एल्गोरिथम बनाया हुआ था जिसको आप लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे, तो वो कोड भी आपका अगले बंदे के ब्राउज़र में डाउनलोड हो चुका है। अब अगर वो थोड़ा सा भी एक्सपर्ट है तो अपने ब्राउज़र की सेटिंग्स में से जाकर उन डाउनलोडेड फाइल्स को उठा के आपके उस कोड को डीकम्पाइल करके DLL फाइल्स वगैरह के अंदर से आपका वो C# का लिखा हुआ कोड निकाल के रीड कर सकता है। तो देखें ये कितना एक आपका सिक्योरिटी इशू बन गया। यानी कि अगर आपका सिंपल कोड है, मिसाल के तौर पे क्लिक मी के बटन पे क्लिक करके कहीं लिखे हुए नंबर में एक का इजाफा करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोड अगर सर्वर से उठ के ब्राउज़र में डाउनलोड हो भी गया है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपने कोई सीक्रेट रेसिपी है आपकी, फॉर एग्जांपल आपने कोई बड़ा ज़बरदस्त एल्गोरिथम डिज़ाइन किया जिसकी बेस पे आपके पेज पे सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं और वो हर दफ़ा वेबसाइट खोलने पर हर एक बंदे के पास वो एल्गोरिथम ही जाके डाउनलोड हो जाता है, तो आपका तो कुछ भी नहीं रहा। कल उसकी लोग कॉपीज़ मार लेंगे, उस एल्गोरिथम को अपना बना के शो कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो इसलिए इसमें आपकी कोड की प्राइवेसी कोई नहीं रहती, ये सबसे बड़ा इशू है। लेकिन कहीं कुछ ना कुछ तो आपके माइक्रोसॉफ्ट ने भी किया ही होगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके कि यार ब्लेज़र जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर हमने कोड की प्राइवेसी को भी मेंटेन करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं इस चीज़ को डिफ़ाइन करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा,
बताना ये चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का ना ये प्रॉब्लम रहता है कि जनाब हम पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो फ्री यूट्यूब के ऊपर कोर्सेज होते हैं ना उसको जब हम फॉलो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर उसका सोल्यूशन नहीं मिलता, तो इसलिए हम उनको स्टार्ट ही नहीं करते। तो यार इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने इस कोर्स के साथ निकाल दिया है। वो अब आपको ये मैं सोल्यूशन देने जा रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ इतना करें कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा। आप डिस्कॉर्ड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसको नेट पे जाके देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता। इट इज़ जस्ट अ सिंपल चैटिंग ऐप लाइक योर व्हाट्सएप। तो आपने उसको डिस्कॉर्ड के ऊपर खुद को रजिस्टर करके, और अगर आप पहले से हैं तो दैट्स गुड, आपने क्या करना है कि लिंक पे क्लिक करके जो .NET कम्युनिटी के नाम का आपको एक डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा और आपने उसको ज्वाइन करना है, और उसके बाद उस सर्वर में जाकर एक चैनल होगा जो कि ब्लेज़र ऐप्स के लिए बना हुआ है, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। तो आप साथ साथ यहाँ से लेक्चर लेते चले जाएं। अगर इनको लेकर कोई सवाल उठता है तो वहाँ पर जाकर आप फ़ौरन पूछें। मैं या फिर आप जैसे बाकी लोग जो उन्होंने ज्वाइन किया होगा, जो सीख रहे होंगे, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आप जल्दी तरीके से सीख पाएंगे। और अगर किसी को प्रॉब्लम भी आएगा इस कोड इसके अंदर, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल काम करना है सारा कोर्स में, तो उसकी भी हेल्प आपको साथ साथ मिलती चली जाएगी। तो ये डिस्कॉर्ड सर्वर लाजमी ज्वाइन कर लें, ये फ्री की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। साथ साथ चलें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप सीख जाएंगे जिससे कल आप इसको सीखने के फ़ौरन बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करके तो ऑनलाइन अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इस लेक्चर को यहीं पे रोक रहा हूँ, और इस लेक्चर के बाद आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आकर हम ये देखेंगे कि जो ब्लेज़र के पास सारा का सारा कोड डाउनलोड होकर आ रहा था, तो फिर C# ने इसका क्या किया, किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकाला। ठीक है, तो अभी मैं इस लेक्चर को यहीं रोकता हूँ, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो।